नमस्ते बच्चों, मैं शशिकांत मॉडर्न यूएसए के पेपर में आप लोगों से संयुक्त राज्य अमेरिका का जिस प्रकार से पूरे विश्व में उद्भव हो रहा था, या यूं कह लीजिए कि पूरी दुनिया में वो एक वैश्विक ताकत के रूप में उभर रहा था, उसमें उसका क्या रोल जो है पूर्वी एशिया में था, या यूं कह लीजिए कि मॉडर्न अमेरिका जो था वो किस तरीके से पूर्वी एशिया के बहाने एशियाई देशों में उस अपने हित साधना शुरू किया था, उसी पे हम लोग बातचीत करेंगे। वस्तुतः जब मॉडर्न यूएसए की जब हिस्ट्री हम देखते हैं तो ख़ास तौर से यूएसए का जो एशिया में जो रोल है उसमें चीन और जापान के संदर्भ में ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सही बात तो यह है कि जिस तरीके से पूर्वी एशिया खासतौर से चीन और जापान में संयुक्त राज्य अमेरिका ने दिलचस्पी लेना शुरू की थी, तो उस बात को बिल्कुल उसी बात के साथ सामान्यीकृत किया जा सकता है कि जैसे उसने यूरोप के अन्य राज्यों में दिलचस्पी ली थी, उसी तरीके से उसने यहाँ भी दिलचस्पी लेना शुरू की थी। सही मायने में 1842 ईस्वी में जब प्रथम चीन अफीम युद्ध समाप्त हुआ था, तो नानकिंग की जो संधि हुई थी, उस संधि के अनुसार ब्रिटेन को चीन में कई तरीके की सुविधाएं मिला करती थी, और इसी समय जो है संयुक्त राज्य अमेरिका को भी ये लगता था कि हमको भी इसी तरीके की सुविधाएं मिलें, या हम भी इसी तरीके से अपना जो प्रशासनिक संदर्भ जो है वो जो वाणिज्यिक हित जो है वो पूरे कर सकें। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना एक जो दूत है वो चीन भेजा, और उस दूत का नाम था कैलेब कैसिंग, और वो जब वो चीन पहुंचा तो वो जो दूत था वो एक संधि करने या करवाने में सफल रहा, और 1844 की इस संधि के अनुसार अमेरिका को चीन में वो सारी सुविधाएं मिली जो ब्रिटेन में चीन को मिला करती थी। पर इस संधि के साथ एक जो महत्वपूर्ण बात जुड़ी वो ये थी कि सामान्यतः वो राज्य जिसको मान्यता तौर पर राज्य क्षेत्रातीत अधिकार कहा जा सकता था, उसके अनुसार यदि कोई अमेरिकी जो नागरिक जो है वो चीनी कानून के क्षेत्र से मुक्त हो जाए तो उसकी जो जांच होती थी वो यदि मुक्त हो जाए, तो यदि चीन के कानून की कोई अमेरिकी नागरिक भंग करता है, या चीन के कानून को कोई अमेरिकी नागरिक यदि भंग करे, तो उसके अपराधों की जांच या उसको दंड देने का अधिकार जो है वो चीनी कानून के अंतर्गत चीनी अदालत नहीं बल्कि अमेरिकी कानून के अंतर्गत अमेरिकी अदालत में होता था। कहने का मतलब कि ये जो पूरी बात है या ये जो पूरा संदर्भ वो चीन की प्रभुसत्ता को सीमित करने जैसा था। इसी समय अमेरिका ने चीन के अलावा एक जो दूसरा पूर्वी एशियाई देश था यानी कि जापान में भी दिलचस्पी लेना शुरू किया, और उसने अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने नौसेना के एक ऑफिसर जिनका नाम था कोमोडोर मैथ्यू पेरी, उनको 1853 में जापान भेजा, और जिसका उद्देश्य जापान के साथ एक संधि प्रस्ताव पारित करवाना था। और जापान में जो है पेरी की मांगों का एकदम ज़बरदस्त तरीके से विरोध हुआ, पर जापान जो है संधि के लिए राजी हो गया, और 1854 ईस्वी में एक संधि हुई। इस संधि के अनुसार जापान का दरवाज़ा भी अमेरिका के लिए खोल दिया गया। अमेरिका के बाद यूरोप के अन्य देशों ने भी जापान के साथ संधि की और सुविधाएं प्राप्त की, और 1858 ईस्वी की संधि के अनुसार टाउनलैंड हैरिस को जापान में अमेरिकी राजदूत नियुक्त कर दिया गया। उसके प्रयत्नों के फलस्वरूप जो है जापान में और अमेरिका के बीच में एक संधि हुई जो 1858 ईस्वी में, जिसके अनुसार अमेरिका ने ठोस आर्थिक सुविधाएं प्राप्त कर ली जापान में, और यहाँ भी वो जो अमेरिका के जो नागरिकों के जो विशेषाधिकार थे यानी कि वो राज्य क्षेत्रातीत अधिकार जो थे वो जापान में भी लागू कर दिए गए। कहने का मतलब ये कि आप इस बात से इत्तेफाक कर सकते हैं या इस बात की तरफ सोच सकते हैं कि जो अमेरिकी प्रशासन की या जो अमेरिकी प्रशासन की जो अपनी नीतियां थी वो बिल्कुल ऐसी बनी हुई थी जिससे ये लगने लगा था कि नहीं, वो जो पूर्वी एशिया के जो देश हैं उसमें उसके अपने प्रभावशाली और प्रभाव जो है वो काम करेंगे। 19वीं सदी के अंतिम दशक में विशेषकर 1894-95 के आसपास चीन जापान युद्ध के बाद चीन के लूट खसोट के लिए यूरोपीय राज्य सक्रिय हो उठे थे, और चीन को विविध प्रभाव क्षेत्रों में बांटने की एक नई होड़ शुरू हो गई थी। इसी होड़ में जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका भी सम्मिलित हुआ, और उसने अपने प्रभाव क्षेत्र
को स्थापित करने के अलावा एक उन्मुक्त द्वार की नीति शुरू की, जिसके द्वारा एक तरीके से क्या कह लीजिए कि उसको जो है साम्राज्यवाद की एक अनूठी व्यवस्था थी, जिसके तहत यूरोप के साम्राज्यवादी देशों की तरह अमेरिका भी खुलेआम चीन के आंतरिक मामलों में बिना हस्तक्षेप किए अपने जो व्यापारिक सामरिकता थी उसको बरकरार रखना चाहता था। इसी कारण उसने चीन के लिए इस तरीके की नीति का प्रतिपादन करना भी चाहा, और वो जिसका अर्थ ये था कि दुनिया के सारे विदेशियों को जो इस तरीके की या व्यापारिक प्रतिस्पर्धा रखने वाले देश हैं, सबको चीन में एक तरीके की सुविधा मिले। लेकिन सही बात तो ये थी कि इन सारी चीज़ों के बावजूद दुनिया के वो सारे औपनिवेशिक मतलब प्रभुसत्ता वाले देश चीन के शोषण में संलग्न हो गए थे, और अमेरिका भी किसी न किसी तरीके से सहभागी बन रहा था। इसका सबसे जो मैंने सीधा सा प्रमाण या सबसे जो बेहतर एग्जाम्पल देखता है वो 1900 के बॉक्सर विद्रोह में दिखता है, जब साम्राज्यवाद के विरोध में चीन की जनता ने इस भयानक विद्रोह में भयानक रूप से मतलब सम्मिलित हुई, और इस विद्रोह को दबाने के लिए पाश्चात्य साम्राज्यवादी देशों की एक सम्मिलित सेना एक सामने आ गई, और संयुक्त राज्य अमेरिका ने बड़ी सक्रिय भूमिका निभाई इस सेना के साथ लड़ाई लड़ने में। इसके उपरांत जो है वो सुदूर पूर्व में इतिहास की एक दूसरी घटना घटी, और वो घटना ये थी कि 1904 और 5 के बीच में रूस और जापान के बीच एक युद्ध हुआ। इस युद्ध में बिल्कुल संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी विशेष रुचि प्रदर्शित की, और युद्ध को समाप्त करने और युद्धस्थ देशों के बीच में शांति स्थापित करने के लिए जो तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति थे थियोडोर रूजवेल्ट, उन्होंने एक तरीके से क्या कह लीजिए कि एक विशेष दिलचस्पी ली, और उनकी संधि के पश्चात अमेरिका के पहल पर एक अमेरिकी नागरिक नगर पोर्टमाउथ में रूस और जापान की एक संधि हुई। कहने का मतलब कि इन सारी घटनाओं के मद्देनजर आप ये चीज़ देख सकते हैं या चीज़ ये सोच सकते हैं कि युद्ध और शांति और पड़ोसी धर्म और व्यापार जैसे वो तमाम मामले जिन पे किसी राज्य को अपने आप में स्वायत्त होने का गर्व हासिल होता है, वो सारे लोग, वो सारे अधिकार या वो सारे संदर्भ जापान के विषय में अमेरिका ने ले लिए, या यूं कह लीजिए कि अब अमेरिका की जो दादागिरी थी या अमेरिका का जो वर्चस्व था, वो सुदूर पूर्व की जो राजनीति थी उसमें अमेरिका द्वारा गहरी तरीके से रुचि ली जा रही थी। दूसरा संदर्भ ये होता है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद या प्रथम विश्व युद्ध का जो काल है उसके बाद का जो संदर्भ है या उसके बाद का जो समय है, उस समय के हिसाब से 1917 के आरंभ में संयुक्त राज्य अमेरिका ने मित्र राष्ट्रों का पक्ष लेकर जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, और अमेरिका ने अन्य तटस्थ राष्ट्रों से ये अपील की कि आप सारे लोग जर्मनी के विरुद्ध जो है वो लड़ाई में शामिल हों। पेकिंग में स्थित अमेरिकी राजदूत के बहुत कहने सुनने के बावजूद भी चीन जो है विश्व युद्ध में शामिल हो जाने के लिए तैयार हुआ। चीन ने पहले ही जर्मनी के साथ अपने संबंधों को तोड़ लिया था, और वो 14 अगस्त 1917 में युद्ध में शामिल हो गया। चीन को अमेरिका की ओर से यह आश्वासन दिया गया था कि युद्धोपरांत न्याय संगत चीन की मांगों को ध्यान में रख के यह ध्यान दिया जाए कि उसके जो अपने हित हैं उनका यथासंभव उसके साथ न्याय किया जाएगा। चीन का की, आऊ, चाऊ और शांतुंग जो प्रदेश थे वो जर्मनी के संदर्भ से के साथ उनको जुड़े हुए थे। ऐसा समझा गया कि युद्ध के बाद ये जो सारे प्रदेश हैं वो चीन को मिल जाएंगे। परंतु जो सबके बावजूद जब 1919 का जब पेरिस शांति सम्मेलन हुआ तो उसमें चीन के साथ कोई न्याय नहीं हुआ, और जापान भी अपनी जिद पर डट गया। इस कारण चीन को शांति सम्मेलन से निराश होकर लौटना पड़ा। अमेरिका अपना दिया हुआ जो आश्वासन था या यूँ कह लीजिए कि अपना जो उसके द्वारा दिया गया जो वचन था वो पूरा नहीं हो पाया। लेकिन ये मानना मतलब बेहतर होगा या ये माना जा सकता है कि पेरिस के शांति सम्मेलन में राष्ट्रपति विल्सन ने चीन के दावे का समर्थन किया। शांति सम्मेलन में चीन के दावों का अमेरिका ने समर्थन किया। इस कारण संयुक्त राज्य अमेरिका से जापान बहुत नाराज हो गया। वस्तुतः जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका में शत्रुता का प्रारंभ यहीं से माना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के समय संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी परंपरा से चलने वाली पृथकतावादी नीति का एक तरीके से परित्याग भी कर दिया और युद्ध में सम्मिलित हो गया। युद्ध खत्म होने
के बाद ऐसा समझा जाता है कि अब संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व राजनीति में प्रमुख और सक्रियता के साथ भाग लेने वाला था। परंतु युद्ध के बाद बच्चों ऐसा नहीं हुआ। युद्ध खत्म होने के बावजूद अमेरिका जो राजनीति में जो उसका जो सेपरेट तरीके की जो पॉलिटिक्स थी या उसका जो अपना नेचर था, वो बिल्कुल उसका जो प्रभाव था वो बढ़ रहा था। और यह मांग होने लगी कि अमेरिका को पुनः असंलग्नता की जो नीति है उसको ध्यान में रख के अपने कार्य करने चाहिए। और राष्ट्रपति विल्सन जो थे, जो तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति थे, वो इस तरीके की प्रवृत्ति या इस तरीके की विचारधारा के बड़े विरोधी भी थे। लेकिन अमेरिकी जनमत ने उनका साथ नहीं दिया और अमेरिका को पुनः पृथकतावादी जो नीति थी उसका अनुसरण करना पड़ा। लेकिन अमेरिका के लिए युद्धोत्तर काल में पूर्ण तटस्थता और पृथकता की नीति का अनुसरण करना संभव नहीं था। यूरोपीय राजनीति के संबंध में वो भले ही पृथकतावादी नीति का अनुसरण कर लें, परंतु पूर्वी एशिया की राजनीति में अमेरिका ने अपनी गंभीर उदासीनता की नीति पर स्थिर नहीं रह पाई। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के परास्त हो जाने और रूस में बोल्शेविक क्रांति के हो जाने से सुदूर पूर्व में जापान को नियंत्रित करने वाली दो शक्तियां समाप्त हो गई थी। कहने का मतलब कि जर्मनी के परास्त हो जाने के बाद और जो रूस में जो बोल्शेविक क्रांति हुई, तो जापान को नियंत्रित करने का जो ये दो शक्तियां थी, खासतौर से रूस और जर्मनी, ये दोनों का जो प्रभुत्व था वो बिल्कुल खत्म हो गया। इससे इस प्रदेश में जापान का प्रभाव बढ़ गया। ये एक बड़ी बात थी या एक ऐसी चिंता की बात थी जो अमेरिका के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण थी। अब स्थिति ये हो गई कि जापान को जो है वो अमेरिका अपने प्रतिद्वंदी के तौर पे समझने लगा था और जापान मंचूरिया वाला जो इलाका था उसमें अपना प्रसार चाहता था। वह इस प्रदेश में अपने विशेष स्वार्थों को बल देता था। 18 जनवरी 1915 को जब अमेरिका तथा यूरोपीय शक्तियां प्रथम विश्व युद्ध में व्यस्त थी, तो जापान पर चीन जबरदस्ती अपनी 21 मांगें लाद दी और संयुक्त राज्य अमेरिका का संबंध जापान के साथ तभी तक मैत्रीपूर्ण रह सकता था जब तक जापान जो है अपनी इस उन्मुक्त द्वार की नीति का अनुसरण करता। लेकिन जापान की 21 मांगें इस सिद्धांत का घोर अतिक्रमण थी। अतः इस अवसर पर अमेरिकी विदेश मंत्री ने जापान को चेतावनी देते हुए कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ऐसे किसी समझौते को स्वीकार नहीं कर सकती जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका को संधियों द्वारा प्राप्त अधिकारों का चीन की राजनीतिक अथवा प्रादेशिक अखंडता या उन्मुक्त द्वार की नीति का हनन हो। यद्यपि पेरिस शांति सम्मेलन में जापान के बहुत से दावों को स्वीकार कर लिया गया था, यद्यपि जापान का कहना था कि उसके द्वारा या उसके साथ सम्मेलन में पूरा न्याय नहीं हुआ और जापान अपने को जर्मनी और इटली की तरह अतृप्त राज्यों की कोटि में रखता था, या यूं कह लीजिए कि वो अपने आप को संतुष्ट राज्यों की कोटि में रखता था। इस शांति सम्मेलन में अमेरिका के दबाव के कारण जापान को अपनी अनेक मांगों का परित्याग करना पड़ता था। इस हालात में जापान के शासक अमेरिका से बहुत बिगड़े हुए थे और उन्होंने अनुभव किया कि जब तक जापान अपनी सैन्य शक्ति में वृद्धि नहीं कर लेता तब तक पाश्चात्य देश उसकी अभिलाषाओं की का केंद्र या कद्र नहीं करेंगे। जापान की दृष्टि में अमेरिका जो था वो उसका सबसे कट्टर विरोधी था। अतएव यह अमेरिका से लोहा लेना यहाँ आवश्यक माना जाता था। इसके लिए जापान युद्ध समाप्ति के तुरंत बाद ही तैयारी करने लगा था और वो अपनी सामुद्रिक शक्ति में पर्याप्त वृद्धि करना चाहता था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी नौसेना बढ़ाना शुरू किया, या यूं कह लीजिए कि उसने नौसेना में विस्तार करना प्रारंभ किया, तब जापान भी इस होड़ में अमेरिका से आगे बढ़ने का निश्चय करने लगा। कहने का मतलब कि जिस तरीके से अमेरिका जो है वो अपनी शक्तियों में वृद्धि कर रहा था, जापान भी उसको उसी तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। ये वो समय था बच्चों कि जब अमेरिका और ब्रिटेन में आपस में बहुत तगड़ी मैत्री थी, इसलिए जापान ये समझता था कि दोनों मिलकर उसके साथ युद्ध करेंगे। परंतु ये बस उसके एक तरीके से उसके द्वारा किया गया आकलन था और शायद यही कारण था कि उसने अपना नौसैनिक जो बेड़ा था उसको बहुत ज़्यादा मजबूत और दृढ़ कर लिया था। इन सारी परिस्थितियों में अमेरिका ये चाहता था कि पूर्वी एशिया की समस्याओं पर विचार करने के लिए संबद्ध राष्ट्रों का एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो, और वह जापान की बढ़ती हुई सामुद्रिक शक्तियों को देखकर और अधिक चिंतित था। अतएव अमेरिकी सरकार ने उन सभी राष्ट्रों को वाशिंगटन में एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए बुलाया जो पूर्वी एशिया की राजनीति में दिलचस्पी रखते थे।
शायद यही कारण था कि 12 नवंबर 1921 को एक सम्मेलन वाशिंगटन में हुआ और इस पूरे सम्मेलन में ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, जापान, इटली, बेल्जियम, हॉलैंड और पुर्तगाल के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में राष्ट्रों के मध्य जो सामुद्रिक प्रतिस्पर्धा थी, यानी कि नौसैनिक प्रतिस्पर्धा थी, उसको समाप्त करने का प्रयास किया गया। सभी राज्यों के लिए उत्पादन का एक अनुपात निश्चित किया गया और उनसे यह उम्मीद रखी गई कि वो चीन की अखंडता को कायम करने में सहायता देंगे। इस प्रकार वाशिंगटन की संधियों ने पूर्वी एशिया की समस्याओं को भरसक सुलझाने का तो प्रयास किया, परंतु उसमें दिक्कत ये हो रही थी कि इन संधियों ने जो मतलब शस्त्रों की होड़ थी, उसमें भी भारी, जो उसके लिए जो व्यय हो रहा था उसमें भी भारी बचत करने की शुरुआत की। और ये एक चीज़ अच्छी हुई कि इन सब के बावजूद जो है वो अमेरिका तथा जापान में जो युद्ध की जो परिस्थिति बन रही थी या युद्ध की जो संभावना बन रही थी उसको समाप्त कर दिया। फलस्वरूप अमेरिका जापान संबंधों में तनाव के जो सबसे बड़े कारण थे वो दूर होने लगे थे। आगे के 10 वर्षों में पूर्वी एशिया की राजनीति में शांति बनी रही। मंचूरिया जो जगह है या मंचूरिया को लेके जिस तरीके से जापान और अमेरिका के हित टकरा रहे थे, वो संदर्भ भी इस बात के विन्यास में ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वाशिंगटन सम्मेलन के पश्चात लगभग 10 वर्षों तक पूरा जो पूर्वी एशिया है वहाँ पे शांति बनी रही और वाशिंगटन में जो समझौते हुए थे उन समझौतों ने जापान के मंसूबों पर एक तरीके से प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन यह जो प्रतिबंध था या यह जो नियंत्रण था वो बहुत दिनों तक कायम रहने वाला नहीं था। और 1931 ईस्वी में जापान ने चीन के एक प्रदेश मंचूरिया पर आक्रमण कर दिया और वहां पर अपना आधिपत्य जमाना प्रारंभ कर दिया। जापानी साम्राज्यवाद का दूसरा जो चरण है या दूसरा जो सोपान है वो यहीं से शुरू होता है। चीन इस मामले को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ गया, परंतु उसको वहां से कोई बहुत विशेष सफलता नहीं मिली। राष्ट्र संघ ने प्रस्ताव पारित करके जापान से अनुरोध किया कि वो इस समस्या को सुलझाए, परंतु जापान ने कोई बहुत विशेष इसमें जो सीधे तरीके के जो निर्णय हैं मंचूरिया को लेके वो नहीं लिए और धीरे धीरे जापान जो है वो राष्ट्र संघ के विधान ही नहीं बल्कि वो जो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो वाशिंगटन संधियां थी उनका भी उल्लंघन कर रहा था। कुल मिला के कहना ये है कि अब ये समय ऐसा था या जापान की जो कार्य पद्धति थी बिल्कुल वो ऐसी थी कि इसमें अमेरिका का इंटरेस्ट लेना स्वाभाविक है। अब जब अमेरिका का इंटरेस्ट लेना स्वाभाविक है तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि अमेरिका जो काउंसिल थी, अमेरिकन जो काउंसिल थी, वो राष्ट्र संघ की जो काउंसिल थी, राष्ट्र संघ की काउंसिल जो थी उसने अमेरिका को इस मंचूरियन प्रॉब्लम को लेके या मंचूरिया की इस प्रॉब्लम को लेके आमंत्रित किया कि भाई आप जो है इस समस्या का समाधान करें और चीन और जापान दोनों देशों में कूटनीतिक अनुरोध करके इस प्रस्ताव को पारित कर लें या इस प्रस्ताव में ऐसी व्यवस्था कर लें ताकि ये समस्या जो है वो बढ़े ना। कुछ दिनों के बाद ये समस्या और गंभीर हो गई और इस हालात में अमेरिका एकदम चुपचाप बैठ नहीं सकता था। उसने राष्ट्र संघ की काउंसिल को ये सूचना दी कि यदि अमेरिका को काउंसिल की कार्रवाई में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया तो वह ऐसी काउंसिल के निमंत्रण का स्वागत करेगा। मंचूरिया के प्रश्न पर विचार करते हुए 14 अक्टूबर 1931 में राष्ट्र संघ की जो काउंसिल थी उसने दूसरा अधिवेशन शुरू हुआ और काउंसिल के समक्ष यह प्रस्ताव रखा गया कि अमेरिका को इस पूरे समस्या में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जाए। जापान के प्रतिनिधि ने इस प्रस्ताव का घोर विरोध किया और लंबे विवाद के बावजूद ये तय हुआ कि अमेरिका को काउंसिल में भाग लेने के लिए बुलाया जाए और 16 अक्टूबर को अमेरिकी प्रतिनिधि गिलबर्ट ने अपना काउंसिल में जो है वो हिस्सा लिया। लेकिन अमेरिकी प्रतिनिधि ने कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं अदा की। यदि जापान के विरुद्ध अमेरिका सरकार इस समय संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण समर्थन किए रहती तो संभव था कि जापान अपनी इस महत्वाकांक्षा पर अंकुश लगा सकता था। लेकिन अभी तक अमेरिका जो है वो पूरी शक्ति के साथ इस बात को लेकर तैयार नहीं था और एक तरीके से स्थिति ऐसी आई कि काउंसिल की कार्रवाई में उसके द्वारा भाग लिए जाने के बावजूद राष्ट्र संघ जो है वो जापान के खिलाफ कोई बहुत बेहतर तरीके से ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा था और शीघ्र ही जापान का जो आक्रमण था वो मंचूरिया पर जारी रहा और जापान ने वहाँ पे
एक तरीके से कठपुतली सरकार, जिसको मंचुकाओ कहा जाता था, उसका उसने गठन कर दिया। इस बिंदु में अमेरिका ने एक बहुत महत्वपूर्ण काम ये किया कि 7 जनवरी 1932 को स्टिम्सन सिद्धांत को प्रतिपादित किया, और ये जो मंचुकाओ सरकार नाम से जो सरकार वहाँ बनी थी, उसको सरकार मानने से इनकार कर दिया। और बहुत सारे राष्ट्रों ने इस बात का ध्यान दिया और अपनी कूटनीति के आधार पर ये भी तय कर लिया कि इस तरीके की किसी भी सरकार को वो समर्थन नहीं देंगे। और एक तरीके से अमेरिका को इस समय पूर्वी एशियाई राजनीति में जो दखल देना था, उसने दखल देना प्रारंभ कर दिया। लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं, ये जो उसका दखल था वो बहुत मजबूती के साथ दिया हुआ दखल नहीं था, और इस पूरी बात का या इस पूरे संदर्भ का चीनी प्रशासन को या चीनी व्यवस्था को कोई बहुत बेहतर लाभ नहीं मिला। जापान के आक्रमण और अमेरिका की जो नीति थी उसके संदर्भ में यहाँ ये कहना मतलब ज़्यादा संदर्भगत होगा कि जिस प्रकार से जापान ने चीन पर आक्रमण किया, और इस हालत में चीन के पराजित होने के बावजूद अमेरिका ने ये तय किया कि अमेरिका ने ये तय किया कि हम जापान को जो है वो चीन को जो है वो मदद देंगे। इस बात से यह स्पष्ट हो जाता है कि अमेरिका के राजनीतिज्ञ इस बात से भली भांति अनुभव करते थे कि जापान ने चीन में जिस युद्ध का आरंभ किया था, उसके प्रभाव में अमेरिका का बच पाना या बचे रहना मुश्किल था। और शायद यही कारण था कि इस युद्ध में उनकी सहानुभूति चीन के साथ थी, और वे युद्ध सामग्री और धन द्वारा चांग काई शेक की सहायता के लिए तत्पर भी रहे। चीन के साथ इस युद्ध काल में जापान ने अमेरिका के प्रति बहुत नरमी का रुख अख्तियार किया। जापान की सरकार इस बात के लिए उत्सुक थी कि चीन के मामले को लेकर उसका अमेरिका के साथ युद्ध न छिड़ जाए। वह जानती थी कि प्रशांत महासागर और पूर्वी एशिया में अमेरिका का एक विशेष स्वार्थ है, और उसकी उपेक्षा कर सकना अमेरिका के लिए संभव नहीं था। इसलिए 1937 ईस्वी में चीन जापान के युद्ध के प्रारंभिक काल में जापान उन प्रदेशों के विषय में अमेरिका को पहले यह सूचित कर देता था कि जहां सैनिक कार्रवाई प्रारंभ में की जाने वाली थी। अमेरिका इस सूचना के आधार पर वहां से उन प्रदेशों से अमेरिकी नागरिकों को हटा लेता था। लेकिन 12 दिसंबर 1937 को जापान के बमवर्षक विमानों ने अमेरिका का एक जहाज डुबो दिया, और उसमें बहुत सारे जो अमेरिकी थे वो मारे गए। अमेरिका के 4 और जहाज़ों को भी डुबो दिया गया। इस घटना से जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके की अमेरिका में उत्तेजना फैल गई, और जापान की सरकार ने और अमेरिका से माफ़ी भी मांगी और नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति भी की। तो इस प्रकार से अनेक ऐसी घटनाएं घटी, जिन घटनाओं से देख के ये लगता है कि अमेरिका और जापान के जो संदर्भ हैं वो बहुत बेहतर नहीं थे, परंतु जो तत्कालीन परिस्थितियां थी उन परिस्थितियों में जापान और अमेरिका के जो संबंध थे उनमें कोई विशेष अंतर नहीं आया। कहने का मतलब कि जापान चीन संबंधित इसी नीति को एशिया में एक नई व्यवस्था या कि नई न्यू पॉलिसी भी कहते थे, या यूं कह लीजिए कि उनका ये कहना है कि अब वाशिंगटन समझौते का कोई महत्व नहीं रह गया था। 1922 ईस्वी के आसपास अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में काफ़ी बदलाव आ गया था। पूर्वी एशिया में तमाम ऐसी नई बातें आ गई थी जिनके अनुसार जो वाशिंगटन सम्मेलन की जो पुरानी बातें थी या पुरानी जो निर्धारित नीतियां थी पुरानी पड़ गई थी। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका इस बात से सहमत नहीं था, और वो इस नीति का स्पष्ट अभिप्राय यह था कि जापान की नई व्यवस्था की नीति का वो प्रबल विरोधी भी था, लेकिन चीन में उसे जमने देना नहीं चाहता था। चीन में जापान द्वारा स्थापित इस नई व्यवस्था का विरोध करने के लिए अमेरिका के सम्मुख यही उपाय बचा था कि वह चांग काई शेक की सरकार की अधिक से अधिक सहायता करे। इसलिए 15 दिसंबर 1938 को चांग काई शेक की सरकार की मदद के लिए 2.5 लाख के कर्ज उसने दिए, और इस समय चीन वर्मा सड़क तैयार हो रही थी। इस मार्ग से अमेरिका की सहायता चीन को पहुंचने लगी थी। 1941 में लैंड लीज व्यवस्था के अनुसार चीन की जो कोमिंतांग सरकार थी उसने अमेरिका से पर्याप्त सैनिक सहायता लेना शुरू कर दिया, और जापान ने अमेरिकी सहायता के लिए इसे हानिकारक भी समझा। फलस्वरूप वो समय आने लगा जब जापान और अमेरिका की आपसी संबंध थे वो जो है वो बहुत बेहतर नहीं रहे, या उनमें बिगड़ने का दौर भी शुरू हो गया। धन्यवाद।